नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक बार फिर से आवाज़ उठने लगी है कि क्या एक देश एक चुनाव होगा, क्या एक देश एक चुनाव संभव है। क्योंकि यह सवाल अब इसलिए उठने लगा है, 3 और 4 जुलाई को एक देश एक चुनाव को लेकर हरियाणा के मानेसर में एक सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उसकी देखरेख में होगा और 500 डेलीगेशन इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अब इस बात को लेकर बल मिलने लगा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि पिछले साल जब लोकसभा का सेशन था, उसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया गया था। उस बिल को लेकर खूब हंगामा मचा था, लेकिन फिर इसके बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 200 से भी कम वोट थे। लेकिन क्या सरकार 2029 में चुनाव कराएगी या फिर 34 में, या ये अभी एक लंबी प्लानिंग है? इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जो अब सम्मेलन हो रहा है मानेसर में, क्या ये एक सुगबुगाहट है या फिर एक देश एक चुनाव संभव नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से सरकार गंभीर है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार एक बार इस चीज़ को अमली जामा पहनाने का काम जरूर करेगी। 1952 में देश के अंदर पहला चुनाव हुआ था। 52, 57, 62, 67 तक ये प्रक्रिया लगातार जारी रही। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश रहा है और इसमें अनेक राज्य हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हालांकि जिस प्रकार से दल बदल के कानून पीछे देश की लोकसभा के अंदर बने और उनको अमली जामा पहनाया गया, काफ़ी हद तक दल बदलू नेताओं के ऊपर रोक लगी। पहले तो जो एक सांसद बनता था या एक एमएलए बनता था, वो दिन में 3-3 बार पार्टियां बदल सकता था। फिर कहीं जा कर के राजीव जी एक अध्यादेश लेकर के आए, कहीं 1/3 मेजोरिटी की पार्टी की जितनी मेंबरशिप है। फिर अब 2/3 तक वो बात गई कि इतने आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर कोई वैसे छोड़ के जाएगा तो उसकी सदस्यता खत्म होगी। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया इसलिए मैं मानता हूँ कि बड़ा कठिनाई भरी मुझे लग रही है कि जिस प्रकार से अभी दिल्ली का चुनाव जो पहले आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो करीब 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और इतनी ही सीटें करीब आई थी आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार चलाई। मात्र 47 दिन तक सरकार चला करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा भंग हो गई, फिर वहाँ चुनाव हुआ, फिर वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार बनी। तो इस प्रकार से अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 3 प्रदेशों के अंदर इकट्ठा चुनाव हुआ था, जिसमें हरियाणा भी था। अभी निकट भविष्य के अंदर आप देखोगे बिहार के अंदर चुनाव है, अगले साल आप देखोगे तो पंजाब के अंदर चुनाव है। तो ये देश इस प्रकार का है कि एक एक 2-2 स्टेट के अंदर अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं। काफ़ी कहते हैं ना कि बड़ी कठिन है डगरपन घट की, मुश्किलों भरा रास्ता है। लेकिन भारत सरकार अगर कोई इस प्रकार का कानून बनाएगी तो थिंक टैंक है वो काफ़ी मशक्क़त करेगा, काफ़ी दिमाग लगाएगा। वो ये भी देखेगा कि किस विधानसभा का कार्यकाल कितना बचा हुआ है तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, और जिसका कम कार्यकाल विधानसभा का होगा अगर उसको पहले इस प्रकार से तोड़ करके चुनाव होते हैं तो यह विधायकों की एक्स एमएलएज की जो पेंशन बनती हैं उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि एक विधानसभा 5 साल चले, एक बाई चांस 5.5-6 साल भी खींचनी पड़ जाए, एक 4 साल चले, तो उसके कार्य जितना समय सीमा होती है उसके हिसाब से एक्स एमएलएज की पेंशन भी प्रभावित होगी। और इस प्रकार से राजनीतिक स्थिरता अगर लानी है तो एक देश एक चुनाव ठीक है, लेकिन एक साथ विधानसभा का भी चुनाव और लोकसभा का भी पूरे देश का होना, कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता आएगी, फिर वो गड़बड़ झाला हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिसको एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। अगर धारा 370 की बात करें तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये संभव नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए कि कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन मोदी ने उन मुद्दों को सुलझाया है, वे काम करके दिखाए हैं जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो ऐसा ही ये चुनाव है, तो क्या हम ये मान लें कि मोदी जिस बात को ठानते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं?
देखो, इसमें वो बातें अलग थी, राम मंदिर निर्माण की थी, धारा 370 की थी, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात है। आप हरियाणा के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ 90 विधानसभा सीटों का हरियाणा है। आज तो चलो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। क्या जब पीछे चुनाव विधानसभा का प्रदेश का यहाँ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी तो 40 सीटों पर सिमट गई थी, 5-6 निर्दलीय आगे थे, 30-32 कांग्रेस के एमएलए आगे थे, 10 एमएलए जेजेपी के जीत करके आए थे, तो कहीं न कहीं सहयोग लेना पड़ा। अब इस स्थिति में अगर निर्दलीय और जजपा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं करती तो ये स्थिति जरूरी थोड़ा कि आगे स्पष्ट मैंडेट आएगा किसी पार्टी का। अगर दो पार्टियाँ होंगी तो उनका तो मान सकते हैं कि एक 51% वोट लेगा, एक 51% सीट लेगा, दूसरा 49 लेगा, तो बहुमत बन गया। ये स्थिति तो आगे भी हो सकती है। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या इस बात की आगे आने वाली है। अगर इस प्रकार की स्थिति आ गई या ट्रायंगल विधानसभा कहीं पे आ गई, अब बिहार के अंदर चुनाव हैं, कितनी पार्टियां हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खबर आई हुई है आज के अखबारों के अंदर, 700-800 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन तो रद्द कर दिया है उन्होंने, कि जिन्होंने पिछले लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ा था। करीब 1400 समथिंग पार्टियां रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं, भारतीय जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर हैं। तो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया मैं इसलिए मानता हूँ कि त्रिकोणीय अगर विधानसभा के अंदर बहुमत आता, आज बिहार के अंदर देखोगे नीतीश की अलग पार्टी है, कांग्रेस की अलग है, भाई रामविलास पासवान के बेटे की अलग है, जीतन राम मांझी की अलग है, एक नया दल बना है, प्रशांत किशोर जी ने बनाया है, उनका एक अलग दल है। तो 6-7 पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, कुछ गठबंधन में, कुछ अलग अलग हैं। अगर वहाँ भी ट्रायंगल विधानसभा की स्थिति आ गई, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, आज की विधानसभा अभी तो बिहार की ऐसी है, पूर्ण बहुमत में नीतीश कुमार थोड़े, कभी लालू के भरोसे, कभी बीजेपी के भरोसे। अगर ये स्थिति भविष्य में भी आ गई तो उसके लिए जो थिंक टैंक या डेलीगेशन जो डेलीगेट्स बैठेंगे, उनकी क्या राय होगी, किस प्रकार से उसमें कितने महीने का समय देंगे या किस प्रकार का सहारा लेंगे, वो चीज़ें सारी स्पष्ट करनी पड़ेंगी। क्या अगर हम देखते हैं देश के पहले 4 चुनाव इकट्ठे हुए थे, उसके बाद अगर हम देखें तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती आई है, तो क्या अब जो लोकसभा में भी बिल लाया गया था जेपीसी के कमेटी के पास है, तो क्या सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, तभी तो सम्मेलन के कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि निकट भविष्य में ऐसे सम्मेलन होंगे और सरकार इसे अमली जमा पहना कर रहेगी? सरकार जरूर गंभीर है और सरकार इसको लागू कर भी सकती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोई फार्मूला इस प्रकार का भी निकाल के सरकार को देना पड़ेगा कि त्रिकोणीय विधानसभा अगर किसी प्रदेश के अंदर आ गई या लोकसभा के अंदर ये स्थिति आ गई, कि लोकसभा के अंदर भी तो ये हालात कई बार हुए हैं। एक बार ऐसा समय था जब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, तो अटल जी मात्र 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे आरंभ में, पहली पारी में, और फिर जा कर के प्रधानमंत्री चुना गया था देवगौड़ा जी को। उनके साथ अनेक दल हो गए, कांग्रेस ने भी उनको बाहर से समर्थन दे दिया, बाकी अन्य दलों ने भी दे दिया। तो एक डेलीगेशन गया था इंडिया का कहीं फॉरेन के अंदर, तो उसमें प्रमोद महाजन भी उस डेलीगेशन के अंदर थे, अन्य पार्टियों के लोग थे। तो वहाँ पूछने लगे कि भाई भारत की प्रजातंत्र, भारत का किस प्रकार का, क्या खूबसूरती है। तो प्रमोद महाजन ने इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ के नेताओं का कि जी ये फलाना आदमी है। मैं स्वयं उसने अपना दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन मैं सरकार नहीं हूँ, मैं विपक्ष के अंदर हूँ। फिर उसने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ये कांग्रेस का है, लेकिन ये भी सरकार में नहीं है, ये सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है। और फिर जो आदमी सरकार में था, जो मंत्री पद के ओहदे पे था, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इनके हाउस के अंदर 5वें नंबर की पार्टी है, लेकिन ये सरकार है। तो भारत के प्रजातंत्र की खूबसूरती तो इस प्रकार की भी रही है और ऐसी खूबसूरती शायद आगे भी रहेगी। ऐसी परिस्थितियाँ संसद के अंदर भी आ गई कि किसी का बहुमत ना हुआ, तो उसके लिए क्या फार्मूला तय होगा, देखना ये पड़ेगा। अगर हम देखें तो लगातार जो विद्वान है ये इस बात को उठा रहे हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और चुनाव आयोग का कितना खर्चा जो है वो बढ़ता है, कितना बोझ जो है जनता के ऊपर पड़ता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो इससे खर्चा भी कम होगा और देश में जो है स्थिरता का माहौल भी बनेगा। बात सही है सरकार की सोच कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं, नेता भी बिजी रहते हैं, आचार संहिता भी लगती रहते हैं, विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन मैं तो भारत सरकार से एक मांग और करना चाहूँगा कि एक प्रस्ताव और इसके अंदर जोड़ा जाए ला करके कि अननेसेसरी कोई आदमी एमएलए बन गया और मेंबर पार्लियामेंट बन गया, अगर अननेसेसरी वो इस्तीफ़ा देता है, किसी ने राज्यसभा में जाना है तो इस्तीफ़ा दे दिया, भाई तेरे को राज्यसभा में ही जाना था तो तने एमएलए का चुनाव क्यों लड़ा।
तो वो उस चुनाव उस सीट के ऊपर जो बाई इलेक्शन होता है, खर्च तो उसके ऊपर भी तो होता है ना। कम से कम उस चुनाव का खर्च तो उस प्रत्याशी के ऊपर डालो कि जिसने अननेसेसरी वहाँ से रिजाइन किया है। अतिरिक्त बोझ किसने डाला? उसी आदमी ने तो डाला जो रिजाइन करके आ जा रहा है। 2 महीने पहले जो आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, 6 महीने बाद चुनाव, साल भर बाद आ जाता है लोकसभा का चुनाव, फिर लोकसभा में किस्मत आजमाता है, वहाँ रसाई नहीं बैठती, चुनाव हार जाता है, ऊपर से कोई सेटिंग हो जाती है, फिर राज्यसभा जाने की सोचता है, फिर विधानसभा सीट खाली कर देता है। तो वो चुनाव किसने थोपा? वो तो उस विधायक ने थोपा। तो इस प्रकार का एक अध्यादेश भी मैं चाहूँगा कि अब अपने चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को लेना चाहिए कि अननेसेसरी जो आदमी एमएलए या एमपी के पद से चुनाव देगा, कोई लॉजिक हो, कोई तथ्य हो, कोई मजबूरी हो, स्वास्थ्य कारणों का कोई हवाला हो, तो वो तो बात ठीक है, तो उसका भार भी उसके ऊपर डालना चाहिए। अगर ये चीज़ हम देखें कि इतना खर्च हो रहा है, तो वो खर्च तो भविष्य में भी होगा। पहले 1952, 57, 62, 67 में तो ये चुनाव साथ ही हुए देश के, हर प्रदेश के भी विधानसभा का चुनाव भी हुआ और देश की लोकसभा का चुनाव भी हुआ। लेकिन वो स्थिति क्यों आई? क्यों? पहले आराम गया कि राजनीति थी, एक एक आदमी भाग जाता था। अब एक एक तो नहीं भाग सकते, समूह में जा सकते हैं। लेकिन जब जनता ही मैंडेट किसी को पूरा न देगी तो वहाँ गठजोड़ की राजनीति चलेगी, और गठजोड़ की राजनीति जब चलेगी तो छोटे दलों का महत्व बढ़ जाएगा। कई बार छोटे दलों वालों को जो है ताकत ज़्यादा मिल जाती है, बड़े दल वाले नेता रह जाते हैं। तो जो ये कमेटी बैठेगी, इस कमेटी के अंदर ये निर्णय देना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि किसी भी प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल अगर 1 साल बचा हुआ है, क्या उसको वहीं पे भंग करेंगे या उसके साथ ही लेंगे, या किसी का पहले, आज से एक मान लो आज बिहार का चुनाव हो रहा है, आगे वाले चुनाव में साथ लेंगे, बाद में अगले साल पंजाब का चुनाव हो, क्या उसको भी साथ लेंगे? तो इस प्रकार का सामूहिक निर्णय अगर सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग करेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। मैं भी इस चीज़ को अच्छी मानता हूं कि एक देश एक चुनाव हो, बार बार ना स्टाफ की रिहर्सल हो, ना इधर उधर गाना जाना हो, वाहियात का पैसा बहुत खर्च होता है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंडेट किसी को स्पष्ट नहीं मिलेगा एक पार्टी को, तो यह स्थिति आगे भी आएगी, फिर से बार बार चुनाव करवाने पड़ेंगे अलग अलग स्टेट के अंदर। सब अगर कुछ दिनों पहले ही बात करें तो 3 तलाक का मुद्दा आपने देखा कि बिल लाया गया, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास बिल गया, उसके बाद उस बिल को पास कराया गया। अब एक देश एक चुनाव का बिल लाया गया, ये बिल अब फिलहाल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार वहाँ से इस बिल को पास करा लेगी? सरकार पास करा लेगी, बहुमत इनके पास है, बिल पास होने में कोई समस्या नहीं है। ये सरकार ने तय करना है कि वो एक देश एक चुनाव 2029 में इम्प्लीमेंट करे या 34 में करे। लेकिन मैं फिर बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति भविष्य में भी आ सकती है। उसके जो सुझाव होंगे, सजेशन होंगे, या किस प्रकार से ऐसी स्थिति से पार पाया जा सकता है, कहीं न कहीं सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा। और एक साथ चुनाव करवाने में किसी को कोई ज़्यादा, जनता को तो आपत्ति है नहीं, और कमेटी सरकार इनकी है ही, बहुमत इनके पास है, आराम से ये पास हो जाएगा। इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे कब? और आगे वो स्थिति किसी प्रदेश के अंदर गड़बड़ होती है। पीछे आप JNK का देखो, किसी पार्टी को मैंडेट नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक दल को सहयोग दिया था, बाद में समर्थन भी वापस ले लिया था, ऐसे ही पेंडिंग रख दिया गया था मामला, शायद आज भी पेंडिंग हो। नहीं, अब तो फिलहाल मुख्यमंत्री वहाँ पे। चलो अब वो दोबारा जो पीछे चुनाव हुए काफ़ी लंबे समय के बाद, उसमें वो मैंडेट ले गए। तो ये स्थिति तो भविष्य में आ सकती है, कहीं न कहीं उससे पार पाना होगा, वो रास्ता कोई न कोई भारत सरकार को निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर जरूर है कि एक देश एक चुनाव हो, और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन सरकार इसे अमली जामा कब पहनाएगी? क्या 29 में या 34 में, या इसके बाद जब चुनाव होंगे वहाँ तक सरकार इसको लेकर जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।